गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें डिसोल्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए। डिसोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विघटन। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ फर्म वर्ड नहीं लिखा, यहाँ फर्म वर्ड लिखा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ये बात मैं आपको जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें मैंने आपको समझाई थी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के अंदर आपस में चेंज, बदलाव, चाहे एडमिशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, डेथ की वजह से, कोई भी अगर बदलाव आता है पार्टनर्स के अंदर आपस में, तो वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या है? फर्म का बंद होना, डिसॉल्व होना, फर्म का बंद होना। इस केस में तो आपकी पार्टनरशिप एज इट इज चलती रहती है, फर्म चलती रहती है, लेकिन इस केस में फर्म बंद हो जाती है जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। इसे हम डिसकंटिन्यूशन ऑफ द फर्म भी कहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को डिसकंटिन्यूशन ऑफ द फर्म भी कहते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मीन्स, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का अर्थ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का टूटना, खत्म होना, अमंग ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स में, इन द फर्म, फर्म के अंदर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सभी पार्टनर्स में आपस में जो रिलेशन है वो कुछ भी नहीं रहता है किसी भी तरह का, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। इसका मतलब है जब कोई रिलेशन नहीं है पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर के अंदर, तो उनका जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, यानी जो प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने का जो रिलेशनशिप है, वो भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स कम टू एन एंड। पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस का शेयर करना, वो भी खत्म हो जाएगा। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसकंटिन्यूशन ऑफ द फर्म, व्हाट इट इज कॉल्ड, या इस तरह से पूछ लिया जाएगा तो ये क्या है, या इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स कैसा रहता है इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। तो इस तरह से अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो था हमारा मीनिंग या कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज को डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर। अब हमें इस चैप्टर को, जब फर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, इस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। तो अभी हमने इसका मीनिंग देखा। अब हमें ये देखना है कि जब कोई फर्म बंद होती है, डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन होता है, तो क्या करना होता है। तो उस फर्म के अंदर, उस फर्म को बंद करने के लिए सबसे पहले उस फर्म की जितनी एसेट्स हैं उनको रियलाइज करना होता है। कैसे? तो हमारा नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ वाउंड अप, यानी जब फर्म बंद कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड, सारी एसेट्स को रियलाइज करना है। कैसे? बेचना है, बेचकर उसका पैसा आएगा। फिर उस पैसे में से ऑल द लाइबिलिटीज आर पेड, सारी लाइबिलिटीज को पे करना है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे कि लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड इनसाइड लाइबिलिटीज। तो सभी तरह की लाइबिलिटीज को पे करना है। द बैलेंस इफ एनी, अगर पे करने के बाद कुछ पैसा बच जाता है, दैट इज पेड टू पार्टनर्स, तो वो बचा हुआ पैसा फिर हम
पार्टनर्स को दे देते हैं प्रोपोर्शनेटली, यहाँ यही लिखा है, लेकिन जैसे जैसे पार्टनर्स ने पैसा लगाया है उसका एक प्रोपोर्शन निकालकर, रेशियो निकालकर उन्हें पे कर दिया जाता है। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि आपकी एसेट से जो पैसा रियलाइज हुआ है वो कम है और लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, तो पार्टनर्स को तो देने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे में क्या करना है, if there is shortfall in the meeting of outside liabilities, अगर कभी पैसा कम पड़ता है बाहर की लाइबिलिटीज को पे करने में, it is met by the partners, तो इस पैसे को कौन लाएगा, पार्टनर्स, फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स, अपनी प्राइवेट एसेट्स को बेचकर। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्राइवेट एसेट का मतलब क्या है, यहाँ पर इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, डज नॉट इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी इसके अंदर उसके नाम की जो एसेट्स हैं उसी को टेक ओवर किया जा सकता है, लेगा वो, लेकिन उसके बच्चों की या उसके वाइफ की नाम की अगर कोई एसेट है वो उसकी प्राइवेट एसेट में नहीं आएगी। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, 1 मार्क में आ सकता है। तो सिंपली जब हम कोई बिजनेस बंद करते हैं तो बंद करने पे सारी एसेट्स को बेचना, जिनका देना है उनको देना, बचेगा तो पार्टनर्स को देंगे। और सपोज पैसा कम पड़ता है, लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, एसेट्स कम हैं, तो पार्टनर्स अपनी प्राइवेट एसेट्स को बेचकर अमाउंट लाएंगे, कैसे भी प्राइवेटली लाएंगे, और उस अमाउंट का इस्तेमाल आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने में किया जाएगा। इसके बाद हमें ये देखना है कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कब कब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, क्यों होता है, कैसे कैसे हो सकता है, वो कौन से मोड्स यानी तरीके हैं जो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म होता है जिनकी वजह से। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। द मोड्स बाय विच अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड आर, वो कौन से तरीके हैं जिनसे एक फर्म डिसॉल्व होती है। पहला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तीसरा बाय नोटिस इन केस पार्टनरशिप इज एट विल, फोर्थ ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, फिफ्थ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ये 5 केसेस हैं जिनकी वजह से एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। तो इन 5 को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री, जब सभी पार्टनर्स एग्री होंगे फॉर इट्स डिसोल्यूशन। उन्होंने ये बात या तो एग्रीमेंट में लिखी होगी बेटा, या एग्रीमेंट में नहीं लिखी है तो आपस में मीटिंग करके सभी एग्री हो जाते हैं कि ठीक है अब हम इस फर्म को यहीं बंद करते हैं, आगे नहीं ले जाते। तो इस तरह से जब किसी फर्म को बंद किया जाता है तो इसे बोलते हैं बाय म्यूचुअल, आपस में एग्रीमेंट करके, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब आपके ऊपर जबरदस्ती आ जाती है, कंपल्शन आ जाता है कि आपको फर्म को डिसॉल्व बंद करना है। अ फर्म में भी कंपल्सरी डिसॉल्व, वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, कब आपको ये होता है, बंद करना पड़ता है। पहला पॉइंट, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, जब किसी फर्म के अंदर सपोज 4 पार्टनर्स हैं ABCD, चारों के चारों इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं। अब आपको इंसॉल्वेंट का मतलब है जब उनकी लाइबिलिटीज उनकी एसेट्स से ज्यादा हो जाती हैं, राइट, दे आर नॉट कैपेबल टू पे देयर लाइबिलिटीज, या सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए। दूसरा, 4 पार्टनर्स में से 3 इंसॉल्वेंट हो गए, एक नहीं हुआ, तो एक अगर अकेला बच गया तो पार्टनरशिप का तो बेसिक रूल ही खत्म हो गया, क्योंकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं व्हेन ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स, और ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, बिकम इंसॉल्वेंट, तो आपको फर्म बंद करनी पड़ेगी इंसॉल्वेंसी के केस में।
दूसरा, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकेम्स अनलॉफुल या इल्लीगल। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपका जो बिजनेस है वो अनलॉफुल या इल्लीगल होता है तो आपको वो डिसॉल्व करना पड़ता है। सपोज ABCD 4 पार्टनर थे, ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते थे चाइना के साथ। सपोज जैसे अभी हमारा चाइना वार या चाइना के साथ ट्रेडिंग बंद कर दी गई है, रिलेशंस खराब हो गए हैं, और फिर भी हमारे ABCD की जो पार्टनरशिप फर्म है वो उनके साथ ट्रेड करती है, तो बिजनेस करती है, जबकि हमारे को ये मना किया गया, गवर्नमेंट ने ये मना किया कि ये नहीं करना उसके साथ कोई भी ट्रेड। अगर फिर भी किया जाता है तो इसे इल्लीगल या अनलॉफुल बिजनेस कहेंगे। तो दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। थर्ड आता है आपका बाय नोटिस इन केस पार्टनरशिप इज एट विल। अब ये विल क्या है बेटा? पार्टनरशिप कई तरह की होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, ये सारी चीजें हमने 11th में 2nd चैप्टर में पढ़ी थी। इसका मतलब है इच्छा पर आधारित। विल होती है इच्छा। जब कोई पार्टनरशिप इच्छा पर आधारित फॉर्मेट की जाती है, बनाई जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी पार्टनर कभी भी नोटिस देकर पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन उसमें लिखा होना चाहिए कि ये पार्टनरशिप कौन सी है। पार्टनरशिप एट विल है। जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं उस टाइम डीड में लिखा होना चाहिए। द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर। फर्म बंद की जा सकती है किसी भी पार्टनर के द्वारा गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स। वो राइटिंग में नोटिस देगा बाकी सभी पार्टनर्स को ऑफ हिज इंटेंशन टू, कि वो चाहता है डिसॉल्व करना फर्म को। तो अगर वो इस तरह से कोई नोटिस दे देगा तो फर्म बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बनी ही इस चीज से है, विल से बनी है कि अगर कोई भी पार्टनर नोटिस देगा तो फर्म बंद करनी ही पड़ेगी। फोर्थ है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से वो फर्म बंद करनी पड़ती है। अ फर्म में बी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इफ पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स। वो क्या है? ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। टर्म होता है शर्तें। अब टर्म का मतलब किसी समय के लिए भी है। जब कोई ABCD 4 पार्टनर्स आपस में मिले कि हम एक फर्म खोलते हैं 3 साल के लिए, और 3 साल पूरे होने पे, और उसमें लिखा है एग्रीमेंट में, तो जैसे ही 3 साल पूरे हो गए वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। अब यहाँ इवेंट क्या हुई? 3 साल का पूरा होना। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। आपने किसी काम के लिए पार्टनरशिप करी और जैसे ही वो काम पूरा हुआ तो आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व। जैसे आपने कहा कि ABCD 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप खोली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। उन्होंने एक मॉल को कंस्ट्रक्ट करने का ठेका लिया, और जैसे ही वो मॉल बनकर तैयार हो गया, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप किसके लिए थी? उनकी पार्टनरशिप थी उस वेंचर को, उस मॉल को बनाने के लिए, और जैसे ही वो मॉल बनकर तैयार हुआ उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, आप में से डाउट आएगा कि डेथ ऑफ अ पार्टनर तो अभी हमने पहले पढ़ा, तो उस केस में तो डिसॉल्व नहीं हुआ। बट अगर किसी फर्म के अंदर है ही 2 पार्टनर और किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर घटना घट गई, तो उस केस के अंदर भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। फिर है ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। अब क्या है, कभी कभी जो आपका लॉ है, जुडिशरी जो है, वो भी किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर उस फर्म को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। ठीक है। तो ये 4 हो गए: म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब हमारा लास्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कुछ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि कोर्ट भी ऑर्डर करता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन
वो कौन कौन सी सिचुएशन है? पहला, अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या इनसेंस। जब किसी पार्टनर की दिमागी हालत कमजोर हो जाती है, वो दिमाग से परिपक्वता पूर्ण मैच्योरिटी नहीं रहती है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या इनसेंस वर्ड भी लिखा हो सकता है। मैंने ये वर्ड इसलिए लिखा है कि एग्जाम में कभी कभी ये वर्ड लिखा हुआ भी आता है, तो आप इसका मतलब भी सेम है। तो उस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है उस फर्म को बंद करने का। सेकंड, अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टनर लगातार अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में असमर्थ है, परमानेंटली पूरी तरह से इनकेपेबल है परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, और कोर्ट को जस्ट लगता है कि ये अब फर्म को बंद कर देना चाहिए इसकी वजह से, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है मे बी सम रीजन सम प्रॉब्लम्स में आ सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फर्म को बंद करने का। पहला है जब पार्टनर अनसाउंड माइंड का या इंसेंस हो जाता है। दूसरा, वो इनकैपेबल टू परफॉर्म द जॉब। थर्ड आता है, अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। जब कोई पार्टनर पाया जाता है कुछ मिसकंडक्ट की वजह से, कुछ उसने ऐसा गलत काम कर दिया जिसके लिए उसे गलत पाया जाता है कि उसने गलत किया, विच इज लाइकली टू एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। और उसकी इस मिसकंडक्ट की वजह से बिजनेस पर एडवर्स, उल्टा गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, बिजनेस गड़बड़ा सकता है। तो उस सिचुएशन में भी उस पार्टनर के मिसकंडक्ट की वजह से कोर्ट ऑर्डर दे सकता है फर्म को बंद करने के लिए। यानी कोर्ट कब कब ऑर्डर दे रहा है? जब भी किसी उस पार्टनर के साथ किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है, अनसाउंड माइंड है, इनकैपेबल है, या मिसकंडक्ट किया उस पार्टनर ने। फोर्थ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। जैसे ABCD 4 पार्टनर्स थे, इन्होंने एक फर्म खोली और आपस में एक एग्रीमेंट किया कि कौन क्या करेगा क्या नहीं, सारे समझौता किया, और पार्टनर्स लगातार उस समझौतों को तोड़ते हैं। ब्रीच्ड परसिस्टेंटली, लगातार, कॉन्टिन्यूसली, ब्रीच मतलब तोड़ते हैं, बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, चाहे वो एक पार्टनर तोड़ता है उसको या सभी तोड़ते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है फर्म को बंद करने का। ई, कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। अब जस्टिफाइड लगता है, कोई ऐसा कारण है जिससे कोर्ट को लगता है कि इस फर्म का बंद होना ही अच्छा है सबके लिए। डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, तभी हम सबके साथ समान रह सकते हैं। अब ये इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है वो पार्टनरशिप फर्म से कुछ कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हों, बायस हो वो फर्म। तो अगर वो लगता है कोर्ट को कि ये जस्टिफाइड है ऐसी फर्म को बंद करना, तो वो ऑर्डर दे सकती है उसको बंद करने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म cannot be carried on except at a loss। जब बिजनेस ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो आगे नहीं ले जाया सकता, cannot be carried on except at a loss, लॉस को छोड़कर। देखो 2-3 चीजें हैं। अगर कोई फर्म घाटे पर है तो आगे जाके ये माना जाता है कि ठीक है, पहले घाटा है, फिर थोड़ा सा नॉर्मल होंगे, फिर प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, शुरू में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिजनेस को आगे ले जाना पॉसिबल ही नहीं है, कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं है, तो कोर्ट को जस्टिफाई लगता है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है उसको बंद करने के लिए।
लास्ट, when a partner transfer whole of his interest in the firm, जब वो अपना कोई भी पार्टनर अपना सारा इंटरेस्ट, अपना सारा हित जो है ट्रांसफर कर देता है फर्म को, टू अ in the interest of the firm to a third party को, दोबारा से सुनो, when a partner transfer whole of his interest in the firm, जितना भी उसका फर्म में इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर करता है टू अ थर्ड पार्टी। अब किसी भी बंदे को अपनी मर्जी से वो अपना हिस्सा दे देता है बिना पार्टनर्स की सहमति से, थर्ड पार्टी तो वही हुई। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है उस फर्म को बंद करने का। बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने ऐड इसलिए करा है क्योंकि ये वाला पॉइंट आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है एक्स्ट्रा, बाकी सारे एज इट इज है, लेकिन ये पॉइंट टीएस में नहीं था, यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया है। ये था हमारा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। अभी हमारी एक क्लास और थ्योरी पर होगी, फिर उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। थैंक यू बेटा।